मित्रों नमस्कार। हम लोग मानव भूगोल के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे। तो इस वीडियो में उसके आगे हम देखते हैं 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद के विकास में योगदान दिया। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, देखिए कौन ऑप्शन कौन दिए हैं, W.L. गैरिसन और जे ब्लाउट, कार्ल रिटर और एडवर्ड सोजा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड सोजा जो है उत्तर आधुनिकतावाद में जो है विकास में योगदान दिया है। तो देखिए भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद के विकास में एडवर्ड सोजा महोदय का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि उत्तर आधुनिकतावाद का उदय आधुनिक समाज, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति और ऐतिहासिकतावादी दृष्टिकोण के विरोध में हुआ। उत्तर आधुनिकतावादी भूगोलवेत्ताओं द्वारा शोधकर्ताओं ने 1950 से 1980 तक प्रभुत्व वाले सभी चिंतन फलकों जैसे प्रत्यक्षवाद, संरचनावाद, व्यवहारवाद, मानववाद, तंत्र विश्लेषण आदि को अस्वीकार कर दिया गया। उत्तर आधुनिकता के विकास में एम डियर और आर डी दीक्षित और ग्रेगरी का महत्वपूर्ण योगदान है। ये देखिए डियर को भी याद रखिएगा और दीक्षित जो है और ग्रेगरी, ये 90 के दशक में इसका विकास होता है। ये सभी जितनी विचारधाराएं हैं जैसे प्रत्यक्षवाद, व्यवहारवाद, मानववाद, इन सबको जो है अस्वीकार कर दिया गया। अब ये देखिए लेखक है अर्डकुंडे, जियोग्राफिया जनरलिस, एंथ्रोपोजियोग्राफी और कास्मास। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि कास्मास अर्डकुंडे रिटर का हो जाएगा और एंथ्रोपोजियोग्राफी रेडजल का हो जाएगा, जियोग्राफिया जनरलिस वारेनियस का हो जाएगा, कास्मास हर्मबोल्ट का हो जाएगा। 51, ये आसान क्वेश्चन था। फिर जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए जीन गाटमैन का दिया गया है मेगापोलिस और वर्जीनिया ऑफ मिड सेंचुरी, ये इनकी पुस्तक है। हम बोर्ड में राइनलैंड और जियोग्नाजिया, ये याद कर लीजिए। ओडम जो है इकोलॉजी बर्ड्स इन एग्स इन बर्ड, ये जो है ओडम की पुस्तक है। गॉटमैन जो है इम्पोर्टेंट है। मेगापोलिस 1969 में निम्नलिखित पत्रिकाओं में किसके प्रकाशन के साथ भूगोल का प्रमुख चिंतक फलक मानवतापरक भूगोल हो गया। जियोफोरम, एंटीपोड, जियोपॉलिटिक्स, सोशल एंड कल्चर जियोग्राफी। तो जो एंटीपोड है, एंटीपोड जो है अति सुधारवाद या उग्रवाद की पत्रिका है, लेकिन जो मात्रात्मक क्रांति थी उसके विरोध में मानववाद या व्यवहारवाद इन सब का जो है उदय होता है। तो इसमें जो मेन पत्रिका थी जो एंटीपोड थी, जो इसका जो है चिंतन फलक जो मानवता परक हो गया। मानवता परक मतलब जो मानव की समस्याएं हैं उनसे संबंधित में बात रखी गई थी। देखिए वर्सेस्टर में क्लार्क यूनिवर्सिटी में सन 1969 में एंटीपोड नामक एक शोध पत्रिका की स्थापना की गई जिसमें उग्र सुधारवाद से संबंधित लेखों का प्रकाशन किया जाता था। इस पत्रिका में प्रकाशित होने वाले शोध पत्रों में जिन प्रमुख मुद्दों को उठाया गया वे देखिए नगरीय निर्धनता, मानव कल्याण से संबंधित है, महिलाओं के साथ पक्षपात, काले रंग के लोगों, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव, सामाजिक सुविधाओं का असमान वितरण, अपराध, वंचन आदि थे। इसलिए 1969 में एंटीपोड पत्रिका के प्रकाशन के साथ भूगोल का प्रमुख चिंतक फलक मानवता परक भूगोल हो गया। मानवतावादी भूगोल, देखिए मानवतावादी जो भूगोल था ये हम लोग पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। ये यू थुआन ने जो है 1976 में किया था ये, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। अब ये देखिए फिर वही क्वेश्चन पूछा है कि 69 में जो है मानवता परक हो तो कौन सी पत्रिका है, तो ये एंटीपोड है। ये क्वेश्चन फिर वही है, 3-4 जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो एंटीपोड पत्रिका हो जाएगी। अब देखिए 55 क्वेश्चन, देखिए उग्र सुधारवाद से संबंधित शोध पत्रिका, देखिए एंटीपोड की शुरुआत कहाँ से हुई। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्लार्क विश्वविद्यालय से। क्लार्क
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है? प्रत्यक्षवाद, कार्य कारण सिद्धांत, संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद। तो इसमें क्या हो जाएगा? व्यवहारवाद एक अलग सिद्धांत है, तो ये प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद। देखिए 1820 के दशक में फ्रांसीसी दार्शनिक आगस्ट काम्टे महोदय ने प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार वास्तविक ज्ञान वैज्ञानिक होता है। प्रत्यक्ष मतलब जो चीज़, जो तथ्य या जो अनुभव के आधार पर आधारित होता है, कि कोई चीज़ दिखाई दे रहा है तो वो है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो वो नहीं है। दृष्ट तथ्यों और वैज्ञानिक तथ्यों से सत्यापित तथ्यों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका अधिक विकसित रूप तार्किक प्रत्यक्षवाद है। तार्किक प्रत्यक्षवाद, लॉजिकल पॉजिटिज्म। यह कार्य कारण सिद्धांत के संरचनावाद का एवं प्रकारवाद से संबंधित है। तार्किक प्रत्यक्षवाद व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। व्यवहारवाद भूगोल मानव व्यवहार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका मौलिक दर्शन घटना क्रिया विज्ञान है। इसके अंतर्गत किसी प्रदेश में मानव भौगोलिक अध्ययन में मानव चेतना, क्षमता, कार्यकुशलता, अभिरुचि, आवश्यकता आदि मानवीय गुणों को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है। इसके विभिन्न भाग एक दूसरे से अंतर संबंधित है। यह जो है तथ्य निम्नलिखित में से किस विचारधारा से संबंधित है? तो ये संपूर्ण पृथ्वी मतलब पार्थिव एकता से सिद्धांत से संबंधित होगा ये। इसका आंसर हो जाएगा पार्थिव एकता का सिद्धांत। अब ये देखिए, पढ़ लेते हैं इसको। ये हमबोल्ट का सिद्धांत है। हमबोल्ट ने बताया था संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। यह विचारधारा पार्थिव एकता के सिद्धांत की पुष्टि करता है। हमबोल्ट जो है पार्थिव एकता के सिद्धांत में विश्वास करते थे। उन्होंने लिखा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक केवल एक आत्मा ही संपूर्ण प्रकृति को सजीव बनाए हुए है। केवल एक ही जीवन पत्थरों, वनस्पतियों, जंतुओं, स्वयं मनुष्यों में भी व्याप्त है। पार्थिव एकता के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय विडाल डी ब्लास को दिया जाता है। देखिए जो पार्थिव एकता, टेरेस्ट्रियल यूनिटी, ये जो है ब्लास का है। और यूनिटी इन नेचर, ये जो है हमबोल्ट की है। और डाइवर्सिटी इन नेचर जो है रिटर की है। अब देखिए कौन सुमेलित नहीं है। द साइंस ऑफ ज्योग्राफी, पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी तो हार्टसोन, और ये साइंस ऑफ ज्योग्राफी एकरमैन, ये दोनों जो है सुमेलित हैं। द साइंस ऑफ ज्योग्राफी एकरमैन की है, ये सुमेलित हैं। ए बी हो गया। और सी देखते हैं। द वेस्टिज ऑफ द पास्ट अल्बरूनी है। देखिए जियोग्राफिया जनरलिसिस, ये वारेनियस का है, तो ये कांट का नहीं होगा ये, तो ये इसका आंसर हो जाएगा यही, सुमेलित नहीं होगा। ज्योग्राफिया जनरलिसिस। द साइंस ऑफ ज्योग्राफी ई ए एकरमैन है। पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ये रिचर्ड हार्टसोन है। द वेस्टिज ऑफ द पास्ट, ये अल्बरूनी है। ज्योग्राफिया जनरलिसिस वार्नेर हार्ड वार्नेस का है, ये काफ़ी पॉपुलर है। अब ये कौन सा सुमेलित नहीं है? संभववाद, क्लास से है, सम्मिलित है। और ये ह्यूमन इकोलॉजी, समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत, और ये सब सम्मिलित। अंतर क्रिया मॉडल आंद्रे एलेक्स का नहीं है, बल्कि अंतर अंतर क्रिया मॉडल जो है केरी का है। केरी का है, ये केरी का है। तो इसको देख लेते हैं। देखिए संभववाद ब्लास का हो जाएगा, ह्यूमन इकोलॉजी बैरोज का है, समावेशी पदानुक्रम फिल्ब्रिक की है, अंतरक्रिया मॉडल जो है एच सी कैरी की है, और अमलैंड, ये महत्वपूर्ण है, आंद्रे एलेक्स की है। अमलैंड, अमलैंड की परिकल्पना या जो है ये आंद्रे एलेक्स का है। क्षेत्रीय नवाचार प्रसरण मॉडल के प्रणेता कौन थे? तो ये जो है कार्ल ओ सावर, रिचर्ड हार्टसोन, आर एल मारिल, टी हैगर स्टैंड। तो क्षेत्रीय नवाचार प्रसरण जो है टी हैगर स्टैंड से संबंधित है। 60 का जो है टी हो जाएगा। क्षेत्रीय नवाचार प्रसरण मॉडल के प्रणेता टी हैगर स्टैंड थे। इनके अनुसार विसरण
नवीकरण का अर्थ स्थान और समय के संदर्भ में वस्तुओं का स्थान होना है, वितरण होना है। उन्होंने वर्ष 1953 अपने शोध प्रबंधन में स्थानिक प्रकरण का वर्णन किया और मध्य स्वीडन की जनसंख्या में अनेक प्रकार के नवीनीकरण पर चर्चा की। निम्नलिखित पुस्तकों में किसके लेखक अरब भूगोलवेत्ता अलबरूनी नहीं है? अलबरूनी मतलब किसके लेखक नहीं है? तो किताबुल हिंद, किताब अल काकी, तारीख उल हिंद, अल कानून, अल मसूदी। तो इसमें जो है कौन सी जो है अलबरूनी की जो है रचना नहीं है? तो ये हो जाएगा किताब अल काफ़ी। किताब अल काफ़ी जो है इनकी रचना नहीं है। ये जो है देखिए, ये अलबरूनी ने भूगोल से संबंधित 27 पुस्तकों को उल्लेख किया है। 22 पुस्तकें मानचित्र कला पर, ये सब डिटेल दिया गया है। देखिए इनके अलबरूनी की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? किताब उल हिंद, तारीख उल हिंद, अल कानून, अल मसूदी, अथर अल बगिया, किताब अल जमाकीर, किताब अल सैदना, अल तहदीद। तो याद करना कितना कठिन है। 61 हो गया प्रश्न। 62 प्रश्न देखते हैं। टालमी का मत था कि प्रमुख यामोत्तर बारमूडा द्वीप से होकर गुजरती है। टालमी का मत था, इसमें कौन सा कथन सही है वही बताना है। टालमी का मत था कि प्रमुख यामोत्तर बारमूडा द्वीप से गुजरती है। टालमी का विश्वास था कि सीलोन विश्व का दक्षिण सीमा बनाता है। तो ये जो है दोनों कथन आपके जो है गलत हैं। इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2। टालमी जो है ने विश्व मानचित्र रचना की संशोधित सांख्यिकीय प्रक्षेप पर निर्माण किया था इसका। इसके लिए पृथ्वी को 360 देशांतर में विभक्त किया गया, किंतु ज्ञात संसार को प्रदर्शित करने के लिए मानचित्र को 180 देशांतर पर बनाया गया। प्रधान मध्याह्न काल्पनिक रेखा सौभाग्य द्वीपों मतलब कनारी द्वीप के पास से गुजरती दिखाई गई थी। अतः एक असत्य है और 2 भी असत्य है। जो 180 देशांतर था वो कहाँ से था? कनारी द्वीप से। टालमी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? अल्मागास्ट है, जियोग्राफिया है, एनेलिमा है और ग्रहीय परिकल्पना है। जियोग्राफिया काफ़ी महत्वपूर्ण है, एनेलिमा, अल्मागास्ट और ग्रहीय परिकल्पना ये टालमी की पुस्तकें हैं। एक्सेप्शलिज्म इन जियोग्राफी नामक लेख जो भौगोलिक चिंतन में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? तो एक्सेप्शलिज्म जो है ये हार्टसोन और शेफर का विवाद हुआ था, तो शेफर ने इसको लिखा था। शेफर इसका आंसर हो जाएगा। आयोवा विश्वविद्यालय का था, ये अर्थशास्त्र का शिक्षक था, लेकिन ये जो है भूगोल में इसको रुचि हो गई थी। देखिए एक्सेप्शलिज्म इन जियोग्राफी नामक एफ ए शेफर ने लिखा, जो भौगोलिक चिंतन में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। जर्मन भूगोलवेत्ता एफ के शेफर महोदय अमेरिका के आयोवा विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के शिक्षक थे, जो अपनी भौगोलिक अध्ययन में रुचि के कारण भूगोलवेत्ताओं के समूह में सम्मिलित हो गए थे। उन्होंने हार्टसोन की पुस्तक नेचर ऑफ ज्योग्राफी की आलोचना की और आलोचनात्मक विश्लेषण किया तथा शीर्षक था एक्सेप्शलिज्म इन ज्योग्राफी ए मेथोडोलॉजिकल एग्जामिनेशन। भूगोल में अपवादवाद एक विधितंत्र परीक्षण। यह हेटनर और हार्टसोन की व्याख्या के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चुनौती थी। उन्होंने हार्टसोन के अपवादवादी दावे को नकारते हुए कटु आलोचना की और भूगोल के लिए प्रत्यक्षवादी संप्रदाय के दर्शन, तथ्य और पद्धतियों को अपनाए जाने के लिए विकल्प भी प्रस्तुत किए। देखिए आपको संक्षेप में बताते हैं। देखिए जो हार्टसोन और हेटनर थे वो क्षेत्र वर्णनी जो है भूगोल से संबंधित थे। वो कोरोग्राफी या कोरोलॉजी से संबंधित थे। वो केवल देखते थे कि क्षेत्र का जो है अध्ययन किस प्रकार किया जाए कि जो दिखाई दे रहा है हम उसका वर्णन कर दें, और नियम और ये सब नहीं था। तो ये जो अप्रोच थी इनकी इसकी हार्टसोन की, तो ये वर्णनात्मक भूगोल या इडियोग्राफिक इसे कहते हैं, इडियोग्राफिक, ये इडियोग्राफिक थी। लेकिन जो शेफर थे वो उनका मानना था कि सारे जो है विषय उनमें नियम कानून ये सब लागू होते हैं, लेकिन इसमें भूगोल में ऐसा नहीं हो रहा है।
तो वो नोमोथेटिक अप्रोच लेकर के आते हैं और ये बताते हैं कि भूगोल इससे अपवाद नहीं है, ये भी एक जो है नियम संगत और मॉडल के अनुसार जो है ये सब्जेक्ट है। कोई जो है अन्य सब्जेक्टों की तरह जो है ये नहीं है, ये अपवाद नहीं है भूगोल के अंतर्गत। मतलब ये भूगोल भी नियम कानून से चलने वाले सिद्धांत बनाए जाएं, जैसे फिजिक्स और इन सब गणित में होते हैं। तो इसीलिए सेफर को नोमोथेटिक मतलब नॉर्म्स जो बनाए जाते हैं नोमोथेटिक अप्रोच कहते हैं। और जो इनका हार्टसोन का और इनका हेडनर का इन सब का है क्या है, इडियोग्राफिक, मतलब ये वर्णनात्मक भूगोल से संबंधित है। तो यही मेन इनका विवाद था। 18वीं शताब्दी में जर्मन भूगोलवेत्ता इमैनुएल कांट को अपवादवाद एक्सेप्शनलिज्म का प्रवर्तक माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। इनमें कौन भूगोलवेत्ता, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं, तो ब्लास जो है फ्रांस के हो जाएंगे, हेटनर जर्मनी, रेटजल हेटन ये भी जर्मनी का हो जाएगा, हैगेट जो है ये ब्रिटेन के हैं। अब 65वां क्वेश्चन देखते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी इन्वायरमेंट, ये सैंपल की पुस्तक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, लिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए पुस्तकों के बारे में, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी देख लेते हैं, ये इसी सैंपल की है। द न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी ये ईसा बोमेन की पुस्तक है। ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, ये ग्रिफिथ टेलर की है। ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, ये हटिंगटन की है। भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, भौगोलिक वातावरण प्रभाव, तो फिर वही सैंपल वाली बुक हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, मानव भूगोल का, मात्रात्मक क्रांति, क्षेत्रीय भिन्नता, अन्वेषण एवं वर्णन, स्थानिक संगठन। तो जो मात्रात्मक क्रांति है वो ये वाला है, मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का पार्ट नहीं है। अब देखिए इसमें दिया गया है अन्वेषण और विसरण सबसे पहले था, फिर प्रादेशिक विश्लेषण हो गया। अब देखिए 1930 का दशक क्षेत्रीय विभेदन था, जो हार्टसोन ने बताया था, हार्टसोन ने क्षेत्रीय विभेदन या वर्णात्मक भूगोल के बारे में बताया, कोरोग्राफी जिसे कहते हैं, कोरोलॉजी, ये हो गया क्षेत्रीय विभेदन। फिर 1950-60 के स्थानिक संगठन था, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये जो क्षेत्रीय विभेदन के बाद मात्रात्मक क्रांति आ गया, भूगोल में मात्रा सिद्धांत और नियम बनाए जाने लगे, मतलब नोमोथेटिक अप्रोच हो गया भूगोल का, ये हो गया। उसके बाद 70 में जब फिर मात्रात्मक क्रांति के विरोध में मानवतावादी उपागमों का आगमन हुआ, जिसमें व्यवहारवाद, मानववाद ये सब उदय हुए 1970 के दशक में। फिर 1990 के दशक में उत्तर आधुनिकतावाद, जो सोजा ये सब जो है विचारक आए, उत्तर आधुनिकवाद इन सब का विरोध किए। उत्तर आधुनिकवाद, आधुनिकतावाद भूगोल में आया 1990 के दशक में। तो ये क्रम से जो है इस तरह विकास हुआ। भूगोल में अपवादवाद के जनक, देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इस कौन है ये, सबसे पहले अपवादवाद के जनक कांट थे। अब 69 देखते हैं, प्रश्न संख्या 69। ये पुस्तकें हैं और इनमें जो है मैच करना है। ये ए एकरमैन, डब्ल्यू डब्ल्यू फ्रीमैन, डिकिंसन और सी दास। अच्छा ये कौन सा युग में मेल नहीं खाता है। एकरमैन द साइंस ऑफ ज्योग्राफी हम लोगों ने अभी देखा था, ए फ्रीमैन द 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी ये भी मैच करता है, ए डिकिंसन प्रॉब्लम ऑफ ज्योग्राफी ये भी मैच करता है। ये जो है ज्योग्राफी ऑफ ऋग्वेद इंडिया, ये दास की नहीं है, ये मोहन भार्गव, मोहन भार्गव की पुस्तक है ये, मनोहर भार्गव की, मोहन नहीं मनोहर भार्गव की पुस्तक है। ये हो जाए द साइंस ऑफ ज्योग्राफी, करमैन की है, ए 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी फ्रीमैन की है, प्रॉब्लम ऑफ ज्योग्राफी डिकिंसन की है, मनोहर भार्गव द ज्योग्राफी ऑफ ऋग्वैदिक इंडिया की है। मेट्रोलॉजिका नामक पुस्तक किसने लिखा, तो अरस्तु, पोसिडीनियस, एरोस्टोस्थनीज और प्लेटो। तो मेट्रोलॉजिका पुस्तक किसने लिखा था, तो ये अरस्तु ने लिखा था। इसका आंसर हो जाएगा ए अरस्तु। मेट्रोलॉजिका नामक पुस्तक अरस्तु ने लिखी।
और प्रख्यात यूनानी विद्वान अरस्तु एक महान दार्शनिक होने के साथ ही एक राजनीति शास्त्र, जीव विज्ञानी, भूगोलवेत्ता भी थे। ये सब मेट्रोलॉजी का जो है ये जलवायु विज्ञान की पुस्तक है। वो नियतिवाद के समर्थक थे अरस्तु। हेरोडोटस कहाँ का था? मिस्र का, टर्की का, फ्रांस का, यूनान का? तो ये आसान क्वेश्चन है, यूनान का था वो। ये देखिए, ये तो हेरोडोटस ने क्या बताया, समस्त इतिहास का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए एवं समस्त भूगोल को इतिहास की तरह व्यवहार में लाना चाहिए। ये हेरोडोटस का प्रसिद्ध कथन है। इसे भूगोल का जनक कहा जाता है। तो भूगोल का जनक जो है टालमी, हेरोडोटस, अरस्तु, एरेस्टोस्थनीज। तो इसमें जो है एरेस्टोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ है वर्णनात्मक अध्ययन। एरोस्टोस्थनीज ने जाग्राफिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। 72। भूगोल में अंधेरा युग की अवधि क्या है? तो जो 300 से, नहीं, 600 से बीसी से 300 ईस्वी तक यूनान और रोम का जो काल था, उसके बाद क्या हो गया, अंधकार युग शुरू हो गया। ये तीसरी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंधकार का युग रहा। उसके बाद अरब भूगोलवेत्ता ये सब आए, के बाद फिर ज्ञान का प्रकाश जो है हर जगह हुआ। तो ये जो अंधकार के युग था वो तीसरी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक था। तो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद ईसी की तीसरी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का काल अंधेरा युग था। इस काल में भौगोलिक ज्ञान के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। इस युग में ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव के कारण बाइबिल के विचार भूगोल पर छा गए। पृथ्वी की आकृति को गोल के बजाय तस्तरी नुमा माना जाने लगा, जिसके केंद्र में ईसाइयों ने धार्मिक स्थल यरूशलेम को प्रदर्शित किया। यह जो है टीओ मानचित्र का युग था। टीओ मतलब ऐसे ओ बन जाता था और बीच में टी बन जाता था। ये यहाँ ये यरूशलेम स्थित था। ये टीओ मानचित्र था। ये टीओ, यहाँ अफ्रीका था, यहाँ एशिया यहाँ था, यहाँ शायद यूरोप था, हाँ ऐसे कुछ था। क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना। देखिए, क्षेत्रीय विभेदन अभी हमने बताया हार्टसोन की प्रमुख संकल्पना है। इसका जो है विकास जो है कांट और हेटनर, कार्लसावर, कार्लसावर, और फिर ये हार्टसोन तक क्षेत्रीय विभेदन के विकास होता है, हार्टसोन तक। क्षेत्रीय विभेदन मतलब एक कोई क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। एक क्षेत्र क्षेत्र जो है ये, उसमें क्या यूनिक है और वह क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से किस प्रकार भिन्न है, इसका अध्ययन किया जाता है। इसे कोरोग्राफी या कोरोलॉजी भी कहते हैं। तो ये कोरोलॉजी का हिंदी यहाँ जीव भू विस्तार दिया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कोरोलॉजी या कोरोग्राफी। ये हार्टसोन की प्रमुख जो है क्षेत्रीय विभेदन के पहले भी हम थोड़ा सा हम बता चुके हैं आप लोगों को। द नेचर ऑफ जाग्राफी में इसका क्षेत्रीय विभेदन को प्रतिष्ठित विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रीय विभेदन को जीव विषय या कोरोलॉजी या कोरोग्राफी के रूप में जाना जाता है। यह भी हमने बताया, ये सब लिखा है इसमें। देखिए, इसमें लिखा भी है, अच्छा है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों की भिन्नता, एक दूसरे के साथ स्थानिक संबंधों के दर्शाता है। हार्टमैन ने हेटनर की प्रेरणा से लेकर ये पुस्तक प्रकाशित किया, द नेचर ऑफ जाग्राफी। इसी द नेचर ऑफ जाग्राफी का विरोध में सेफर जो है एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी पुस्तक ले आते हैं कि भूगोल वर्णात्मक न होकर के इसे नियम संगत बनाया जा सकता है। अन्य सब्जेक्टों की तरह ये भी भूगोल है, ये कोई अपवाद वाला विषय नहीं है, यही सेफर बताते हैं। अब 75वां प्रश्न देखते हैं, कास्मास किसने लिखा था? तो कास्मास जो है किसने लिखा था, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। रिटर, अम्बोर्ड, हटिंगटन और रेटजल। तो कास्मास किसने लिखा था?
हमबोल्ट जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है कासमास 85 से 62 तक 1845 से 1862 के मध्य 5 खंडों में प्रकाशित की गई। इसमें समस्त विश्व का विवरण दिया गया है। इसमें 5 खंडों में ब्रह्मांड के स्वरूप, दूसरे खंड में प्रकृति चित्रण, तीसरे खंड में खगोल विज्ञान, चौथे पांचवें खंड में पृथ्वी के मानव गृह के रूप में वर्णन किया गया है। अब 76वां प्रश्न देखते हैं। अभी देखिए, टिमांजिया, रेटजल, मैकिंडर और बोमेन, इनको मिलाना है कि कौन कौन से किस संप्रदाय के हैं। तो रेटजल बहुत प्रसिद्ध हैं। रेटजल का हो जाएगा कौन से, जर्मन से। और मैकिंडर किस कहाँ से हैं, ये ब्रिटिश ब्रिटिश के हैं। और डिमांजिया जो है कहाँ के हैं, ये फ्रांस के हो जाएंगे। और बोमेन जो है अमेरिकी हैं। डिमांजिया देखिए फ्रांस हो जाएगा, रेटजल, मैकिंडर और बोमेन। ये जो है ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये जो है स्मिथ ने लिखी थी। ये कल्याण वेलफेयर जो अप्रोच है, ये कल्याणपरक भूगोल, उसमें जो है स्मिथ सबसे महत्वपूर्ण है। DM स्मिथ, स्मिथ को जो है याद करिए। कल्याणकारी भूगोल में एक बहुत अच्छा कथन है। स्मिथ के अनुसार ये पूछा जाता है, कल्याणकारी भूगोल कौन क्या प्राप्त करता है, कहाँ से एवं कैसे के रूप में अध्ययन करता है। कौन क्या प्राप्त करता है, कहाँ से कैसे और किस रूप में का अध्ययन किया जाता है। तो ये हार्वे अरे स्मिथ, DM स्मिथ का प्रमुख कथन है, ये पूछा जाता है। देखिए मानव भूगोल कल्याणकारी भूगोल के में स्मिथ और फ्रैंक, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। मानव को मानव पारिस्थितिक विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया, मैकिंडर ने, ब्लास ने, बैरोज ने, ब्रूंस ने। तो ये बैरोज ने, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बैरोज हो जाएगा इसका आंसर। 79 प्रश्न देखते हैं। आवर वंडरिंग कंटिनेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी। आवर वंडरिंग कंटिनेंट्स ने, ये जो है इसकी पुस्तक है वी ग्रास्ट, ए टू डोइट, GH डरी, ए वेगनर। ये जो है ए डू डोइट की पुस्तक है। ये देखिए, ये जो है अलेक्जेंडर डू डोइट हैं इसके लेखक। रेगिस्तानी क्षेत्र में मकानों के प्रकार एवं उनकी निर्माण सामग्री का सही विवरण किसने प्रस्तुत किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में मकानों के प्रकार, उनकी निर्माण सामग्री का सही विवरण, ये जो है सबसे ज़्यादा जो घूमते रहते थे इब्न बतूता, ये इब्न बतूता ने इसको बताया था। इब्न बतूता, रेगिस्तानी क्षेत्रों में मकानों के प्रकार है उनकी निर्माण सामग्री का सही सही विवरण इब्न बतूता ने किया था। यह अरब भूगोलवेत्ता इब्न बतूता अपनी यात्राओं में अनुभवों एवं विभिन्न स्थानों, नगरों, प्रदेशों आदि की विशेषता, इमारतों आदि का विस्तृत वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। इसकी प्रमुख पुस्तक जो है रेहला है। ये प्रमुख पुस्तक कौन सी है, रेहला है। उस यूनानी भूगोलवेत्ता को चिन्हित कीजिए जो पुस्तकालय अध्यक्ष था, वह नील नदी के करीब कर्क रेखा पर साइन का प्रयोग किया था। तो ये बहुत प्रसिद्ध हैं, जिसे जो है भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ये एरोटोस्थनीज हैं। एरोटोस्थनीज प्रमुख यूनानी भूगोलवेत्ता हैं जो एलेक्जेंडरिया के पुस्तकालय अध्यक्ष थे। उन्होंने नील नदी के करीब कर्क रेखा पर साइन का प्रयोग किया तथा विषुवत रेखा पर लंबाई अत्यंत शुद्ध व सही ढंग से निर्धारित की। एरोटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि के मापन का भी प्रयास किया। प्रसिद्ध यूनानी विद्वान एरोटोस्थनीज ने भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया। इसलिए एरोस्टोस्थनीज को भूगोल का जनक भी कहा जाता है। और उन्होंने ही जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया और जियोग्राफी का पुस्तक भी उन्होंने लिखा था। में गणितीय भूगोल का वर्णन है। वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर सबसे पहले किसने भूमध्य रेखा की लंबाई नापी थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर सबसे पहले किसने भूमध्य रेखा की लंबाई नापी थी, तो वो भी एरोटोस्थनीज हैं। भूगोल एक क्षेत्र वर्णन विज्ञान है। अभी हम लोगों ने इसका अध्ययन किया, क्षेत्र वर्णन विज्ञान है। तो इसको सब कथन किसका है, ये रिटर का है, हटिंगटन का है, ब्रूंस का है कि हेटनर का है। तो हेटनर का है।
हेटनर ने पृथ्वी प्रदेश विज्ञान कोरोलॉजी लिखा, जिनका जिनके अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों की भिन्नता एक दूसरे के साथ उनके स्थानिक संबंधों को दर्शाता है। हेटनर ने रिटर के अर्ड कुंडे के स्थान पर लेडर कुंडे शब्द का प्रयोग किया था। अब इनकी पुस्तक कौन कौन से है? हेटनर की यूरोप का प्रादेशिक भूगोल, तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल, रूस का भूगोल, प्रादेशिक भूगोल के आधार। भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र वर्णन विज्ञान है, यह भी देखिए फिर वही क्वेश्चन है, हेटनर का है। निम्नलिखित प्राचीन भूगोलवेत्ता में कौन एक यूनानी भूगोलवेत्ता नहीं है? तो देखिए हेरोडोटस, एनेक्जिमेंडर, ये एरोस्ट्रस, ये सब जो है यूनानी भूगोलवेत्ता। प्लिनी जो है यूनानी ना हो करके रोमन है, रोमन है प्लिनी, ये रोमन भूगोलवेत्ता है। प्राकृतिक इतिहास हिस्टोरिका नेचुरलिस्ट जो है इन्होंने लिखा था। निम्नलिखित में से कौन एक भूगोलवेत्ता मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? देखिए डिमांजिया, पीएम राग्सबी, डीएच डेविस और इरविन रेज। तो इसमें से कौन जो है नहीं है मानव भूगोल से? तो डिमांजिया, राग्सबी और डेविस। ये इरविन रेज जो है लगता है नहीं है, यही नहीं होगा। इरविन रेज मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। डिमांजिया जो है ये कौन कौन से लिखा था? ये मानव भूगोल की समस्याएं और लाभ पिकार्डी। राग्सबी जो है ये मानव भूगोल के क्षेत्र में उद्देश्यों पर लेख लिखा था, 1930 में प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्हें मानव भूगोल, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण दोनों तथ्यों का अध्ययन पर जोर दिया। इनके अनुसार प्रकृति और मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। एंथ्रोपोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत आसान है, रेटजल है। 88 जो है पार्थिव एकता का सिद्धांत किससे है? तो इसमें जो है हम बोल्ट हो जाएगा, सुना चुका है। भूगोल के विकास में वाराणसी के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? वह भूगोल को वह भूगोल को सामान्य एवं सार्वभौमिक भूगोल में विभाजित करने वाले पहले ही भूगोलवेत्ता थे। वह मुख्य रूप से भौतिक भूगोल के अध्ययन में रुचि रखते थे। वह एकमात्र ऐसे विद्वान थे जिनका मानव मानना था कि मानव समाज के विकास के लिए भूगोल अपरिहार्य है। तो ये जो है वह भूगोल को सामान्य और सार्वभौमिक भूगोल में विभाजित करने के लिए प्रथम भूगोलवेत्ता थे, तो ये भी सही है। वह मुख्य रूप से भौतिक भूगोल के अध्ययन से रुचि रखते थे, तो ये भी सही है। और वो जो है एकमात्र ऐसे विद्वान थे जिनका मानना था कि मानव समाज के लिए विकास के लिए भूगोल अपरिहार्य है, तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। तीनों सही है। देखिए वारेनियस को क्रमबद्ध भूगोल का जनक भी माना जाता है, इसको भी याद रखिए आप लोग। स्मिथ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कल्याण के विभिन्न घटकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संकेतकों में से एक नहीं है? स्मिथ कल्याणकारी भूगोल के प्रमुख जो है भूगोलवेत्ता हैं। देखिए मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य सही है, प्रसन्नता एवं अवकाश ये भी सही है, और सांस्कृतिक तत्व ये भी सही है, सामाजिक व्यवस्था ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक व्यवस्था। स्मिथ के अनुसार कल्याण के विभिन्न घटकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संकेतकों में मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य, प्रसन्नता, अवकाश एवं सामाजिक व्यवस्था सम्मिलित है, जबकि सांस्कृतिक तत्व स्मिथ कल्याणकारी प्रतिनिधित्व नहीं करता। तो इसमें जो है सांस्कृतिक तत्व जो है प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो इसका आंसर जो है ये डी नहीं होगा बल्कि सी हो जाएगा। सांस्कृतिक तत्व प्रतिनिधित्व नहीं करते, सामाजिक व्यवस्था है। स्मिथ के अनुसार जो है सांस्कृतिक तत्व जो है इसके प्रतिनिधित्व नहीं करते, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। ये सांस्कृतिक तत्व जो है कल्याणकारी घटकों को प्रतिनिधित्व नहीं करता। कल्याणकारक उपागम मानव पर्यावरण के मध्य ऐसे संबंध पर बल देता है जिसके अंतर्गत लोक कल्याण से संबंधित विभिन्न पक्षों जैसे निर्धनता, भुखमरी, अकाल, बीमारी, अपराध, सामाजिक विभेद एवं सामाजिक सेवाओं, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, सफाई आदि के वितरण में प्रादेशिक असमानता का विश्लेषण किया जाता है।
और असमानता को दूर करने तथा सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने के संबंधी सुझाव दिया जाता है। इस प्रकार कल्याणपरक उपागम सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की अवधारणा पर आधारित है। यह कथन की राजनीतिक सीमाएं राष्ट्रीयता स्थापित करने पर ध्यान देती हैं। ये किसके द्वारा कहा गया था? राजनीतिक सीमाएं राष्ट्रीयता स्थापित करने पर ध्यान देती हैं। रेनहोल्ड निबूहर, एच कोहेन, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल डब्ल्यू देव। ये एच कोहन होना चाहिए। 91 का जो है एच कोहन सही है। ये जहाँ भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो एच कोहन लगाना चाहिए आंसर। राजनीतिक सीमाएं राष्ट्रीयता स्थापित करने पर ध्यान देती हैं, यह कथन एच कोहन द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक सीमांत राष्ट्रीयता स्थापित करने की प्रवृत्ति रखती है। जिस समाज में लोग रहते हैं उसका उन पर इतना अधिक प्रभाव रहता है कि वे उसे आत्मसात कर लेते हैं। एक साथ मिलकर एक वातावरण में रहने तथा समान भूभाग, उपलब्ध सुविधाओं एवं संसाधनों का उपयोग करने का काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ता है। इससे राष्ट्रभक्ति उत्पन्न होती है और राष्ट्र सुसंगठित होता है। विश्व के भूगोल को 3 महाद्वीपों में यूरोप, एशिया और लीबिया विभाजित करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? एनेक्जीमेंडर, हिपार्क्स, पोसिडोनियस और हेरोडोटस। तो इसका जो है किसने बताया था? ये हेरोडोटस ने बताया था। ये तीन तीन भागों में विभाजित करने वाले हेरोडोटस थे पहले। मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में सार्वभौमिक रूप से किसे स्वीकृत किया गया है? मानव भूगोल के जो संस्थापक हैं उसे सबसे ज़्यादा जो है इन्हें माना जाता है, रेटजेल को। तो 93 का आंसर जो है सी हो जाएगा। रेटजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता माना जाता है, मानव भूगोल का। 94 खोज का महान युग की कालावधि डैश के बाद शुरू हुई थी? 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी। इसमें 15वीं शताब्दी जो है सही होगा, खोज का युग, क्योंकि जो कोलंबस ये सब जो है 1400, वास्को डी गामा ये सब जो आए थे 1498, मतलब 15वीं शताब्दी। आंसर हो जाएगा 15वीं शताब्दी, खोज का युग। देखिए कोलंबस जो है 1492 में है, फिर वास्को डी गामा 1498 में है, मैगलेन 1519-20 में आए थे। ये खोज और अन्वेषण का युग था। भूगोल के क्षेत्र में भूदृश्य, लैंडस्केप शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो भूदृश्य जहाँ पे आ जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्लो सावर। डिमांजिया सब नहीं होगा, कार्लो सावर हो जाएगा। 95 का ए। ये है व्यवहारिकता। देखिए कथन कारण है व्यवहारिकता कार्यात्मकता का एक संशोधित रूप है। व्यवहारिकता जो है कार्यात्मकता का एक संशोधित रूप है। व्यवहारिक भूगोल भौगोलिक स्थान को ज्ञान और त्रुटि के सम्मिश्रण के रूप में पहचानता है। तो देखिए भौगोलिक जो है ये तो सही है, आर सही है परंतु ए गलत है। व्यवहारिकता कार्यात्मकता का एक संशोधित रूप नहीं है। कार्यात्मकता अलग चीज़ है, व्यवहारिकता अलग चीज़ है। ए गलत हो जाएगा और आर सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 96 का डी। 97 देखते हैं। ये जो है पुराण काल में दौरान अभिज्ञात महाद्वीपों में से एक शाल्मली द्वीप का नाम डैश से लिया जाता है। शाल्मली द्वीप। देखिए जो पहला वाला प्रश्न था, व्यवहारिक भूगोल भौगोलिक स्थान को ज्ञान और त्रुटि के सम्मिश्रण के रूप में पहचानता है। व्यवहार परक भूगोल में मानव व्यवहार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और तथ्यों के भौगोलिक विश्लेषण में मनुष्य के व्यक्तिगत या सामूहिक आचरण को प्रभावित करता है। मतलब ये जो व्यवहारवाद है वो कार्यात्मक रूप का संशोधित रूप नहीं है। देखिए व्यवहारवाद जो विलियम किर्क ने जो है व्यवहारवाद मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समय और स्थान के संदर्भ में एक समान पर्यावरणीय परिस्थिति में रहने वाले विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं प्रजातीय पृष्ठभूमि के लोग एक ही प्रकार की सूचना के भिन्न अर्थ निकालते हैं। भूगोल में व्यवहारवाद का विकास प्रत्यक्षवाद के मॉडलों एवं सिद्धांतों के प्रति असंतोष का प्रतिफल है। जो व्यवहारवाद की स्थापना हुई थी वो क्या था? प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मक क्रांति के विरोध में हुआ था।
ये देखिए शाल्मली द्वीप जो है, जो लिया गया है, ये किससे लिया गया है? ये लवण महासागर, कोवा घास, चापाकार फूल, ये रेशम कपास का पेड़, इससे लिया गया शाल्मली द्वीप। गैंगेटिक गल्फ, जिसे बंगाल की खाड़ी के रूप में जाना जाता है, कि पहली बार जो है किसने बताया था? इसे किसने बताया था? तो टालमी ने बताया था। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध क्वेश्चन है, टालमी ने इसे बताया था। ईसाई यूरोप के काल में दौरान प्रस्तावित किए गए टीओ मानचित्र, ओ मानचित्र, टीओ, ओ ऐसे था और टी ऐसे बना था। बीच में यहाँ यरूशलेम था, यहाँ यूरोप था, यहाँ अफ्रीका था, और यहाँ एशिया था। तो टी के मूल शब्द में जो है कहाँ जाओ, तो ये जो है भूमध्य सागर हो जाएगा, ये जो है भूमध्य सागर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 जो है, इसको एक बार आप लोग बुक से देख लीजिएगा। इतिहास की भौगोलिक दूरी की अवधारणा, इतिहास की भौगोलिक धुरी, तो ये जो है, ये एफोर्ड जे मैकिंडर, पीटर कोपटिन, अल्फ्रेड पेंक, जीन ब्रूंस, ये जो है किसका हो जाएगा? ये मैकिंडर की है। देखिए पढ़ लेते हैं। सर्वप्रथम 1904 में मैकिंडर ने रॉयल जियोग्राफी सोसाइटी के समक्ष एक शोध प्रस्तुत किया, जिसका शीर्षक था द जियोग्राफिकल पीवट ऑफ हिस्ट्री। ये 1919 में मैकिंडर ने डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड रियलिटी नामक पुस्तक प्रकाशित किया, जिसमें अपने 1904 में लेख इतिहास की भौगोलिक धुरी की संशोधित किया था। इस पुस्तक में पीवट एरिया के स्थान पर हृदय स्थल, हार्ट लैंड का प्रयोग किया। जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय स्थल को नियंत्रित करता है, जो हृदय पर शासन करता है वो विश्व द्वीप को नियंत्रित करता है, जो विश्व द्वीप शासन करता है वो विश्व को नियंत्रित करता है। ये हो गया लगभग 50 क्वेश्चन हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम लोग आगे करेंगे।